हेलो। हम लोग कंटिन्यू जो है मैट्रिक्स में हम लोग जो है आगे काम करेंगे लेक्चर नंबर 3 में। लेक्चर नंबर 3 में हम जो है ना इसमें देखेंगे डिटरमिनेंट के बारे में। ठीक है, डिटरमिनेंट क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। सपोज कीजिए ए कोई डिटरमिनेंट है, ए बी सी डी, ये आपका डिटरमिनेंट है। इस डिटरमिनेंट में आपका ये जो है आपका प्रिंसिपल डायगोनल कहलाता है। इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, और इसको हम लोग बोलते हैं ऑफ डायगोनल के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग जो है ऑफ डायगोनल के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, अगला टर्म आता है माइनर। माइनर ऑफ एलिमेंट इन डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट में माइनर क्या होता है? तो सबसे पहले हम यदि कोई 2 ऑर्डर का हम यदि डिटरमिनेंट लेते हैं, 2 ऑर्डर का ये डिटरमिनेंट है आपका 2 क्रॉस 2, तो आप कह सकते हैं माइनर ऑफ ए। तो ए का माइनर क्या हो जाएगा? डी। आप कहिएगा माइनर ऑफ सी, तो सी का माइनर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ऐसे ही जो है माइनर ऑफ बी, तो बी का माइनर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये 2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट में माइनर निकालने का ये तरीका होता है। ऐसे ही हम लोग 3 ऑर्डर में देखते हैं। तो कोई डिटरमिनेंट है आपका ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये कोई डिटरमिनेंट है। इसमें आप यदि माइनर निकालते हैं, माइनर ऑफ डी, तो डी का माइनर क्या होगा? तो डी का रो छोड़ दीजिए, डी का कॉलम छोड़ दीजिए, तो इस कंडीशन में हो जाएगा बी एच सी और आई हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बी आई माइनस एच सी हो जाएगा। इसको बोलते हैं माइनर ऑफ डी। ऐसे ही जो है माइनर ऑफ एच आप यदि निकालिएगा, तो एच का रो और एच का कॉलम छोड़ दीजिए, तो यहाँ से होगा ए डी सी और ये हो जाएगा आपका एफ। तो आप इसको रिजॉल्व कीजिएगा तो ये ए एफ हो जाएगा और माइनस हो जाएगा आपका डी सी हो जाएगा। इसको बोलते हैं माइनर ऑफ एच। ऐसे ही अगला इसमें एक टर्म होता है कोफैक्टर निकालने के लिए। कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट इन डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट में हम लोग एलिमेंट का कोफैक्टर कैसे निकालते हैं? तो देखिए कोफैक्टर के लिए क्या करते हैं, कोफैक्टर इक्वल टू -1 का पावर आई प्लस जे इंटू आपका होता है माइनर। ये फार्मूला होता है। आई क्या होता है? तो रो पोजीशन हो गया। आई आपका जो होता है ये रो पोजीशन होता है, और जे जो होता है आपका ये आपका कॉलम पोजीशन होता है। ठीक है, तो हम लोग जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से हम लोग कंसीडर करते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। आप इसमें कहिएगा कि कोफैक्टर ऑफ जी निकालिए, तो इसका फार्मूला होगा -1 का पावर आई प्लस जे इंटू क्या होता है? माइनर होता है। तो यहाँ से -1 आई का पोजीशन रो, फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, तो थर्ड रो हो गया तो 3 हो गया। कॉलम तो फर्स्ट कॉलम है तो 1 हो गया इंटू माइनर, तो जी का रो जी का कॉलम छोड़ दीजिए, तो यहाँ से बी, यहाँ से ई, यहाँ से सी, यहाँ से एफ। तो -1 का पावर 4 है तो पॉजिटिव रह जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा बी इंटू एफ माइनस ई इंटू सी। तो इसको बोलते हैं कोफैक्टर निकालना। कोई एलिमेंट के कोफैक्टर निकालते समय -1 का पावर
i प्लस जे इंटू माइनर निकालते हैं। हम लोग अभी पीछे देखे हैं कि माइनर क्या होता है और ये आपका कोफैक्टर होता है। ऐसे ही डिटर्मिनेंट का कुछ प्रॉपर्टी होता है, हम सारे प्रॉपर्टी को बारी बारी से हम इसको स्टडी करते हैं। ऐसे देखिए हम लोग कह सकते हैं, पॉइंट वाइज हम लोग इसको देखते जाएंगे। कह रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल। क्या कहता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल। तो डेल्टा इक्वल टू, जैसे कोई मैट्रिक्स है आपका, यहाँ से आपका है 1 5 3 0 6 2 0 0 7, ये आपका डिटर्मिनेंट है आपका 3x3 ऑर्डर का। तो ऐसा जो मैट्रिक्स होता है इसको हम लोग बोलते हैं आपका ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल के एक तरफ का एलिमेंट आपका 0 होगा, बाकी एलिमेंट, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1 × 6 × 7। तो ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 42 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी से डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी को देखते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी क्या होता है। पहला इसका प्रॉपर्टी होता है द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज when row and column are interchange। यहाँ पे कह रहा है द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज व्हेन रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। कह रहा है कि वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा यदि कोई डिटर्मिनेंट है आपका ए बी सी डी, आप इस डिटर्मिनेंट को चेंज करते हैं, मतलब इसका R1 को चेंज करके C1 के पोजीशन पे लिखते हैं ए बी, R2 को चेंज करके C2 के पोजीशन पे लिखते हैं CD लिखते हैं, तो जो ये डिटर्मिनेंट होगा इसका नाम यदि del1 लिखते हैं तो डेट इम्प्लाइज del इक्वल टू क्या हो जाएगा, del1 हो जाएगा। मतलब डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होता है जब आप उसके रो को कॉलम में चेंज करते हैं और कॉलम को रो में चेंज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं डिटर्मिनेंट के। डिटर्मिनेंट का जो सेकेंड प्रॉपर्टी होता है, इफ़ एनी टू रो ब्रैकेट में कर सकते हैं और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाई -1। कहता है इफ़ एनी टू रो ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज, यदि कोई दो रो या दो कॉलम को आप यदि इंटरचेंज कीजिएगा तो डिटर्मिनेंट में क्या होगा, माइनस साइन से मल्टीप्लाई होगा। जैसे कोई डिटर्मिनेंट है आपका, सपोज कीजिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो हम लोग क्या करते हैं R1 को चेंज करके R3 में लिखते हैं और R3 को चेंज करके हम लोग R1 में लिखते हैं। तो यहाँ से डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका,
तो R1 को चेंज करना है R3 के पास और R3 को चेंज करना है R1 के पास, तो यहाँ से हो जाएगा GHIDEFABC। आप यदि इस तरह का यदि चेंजिंग करते हैं तो इस डिटर्मिनेंट में आपको माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर अगेन आप चेंजिंग लेते हैं, पुनः मान लीजिए कि आप यदि R2 को चेंज करके R3 में ले जाते हैं और R3 को चेंज करके आप यदि R2 में ले जाते हैं, तो यहाँ से डिटर्मिनेंट में क्या हो जाएगा, तो यहाँ से तो ये हो जाएगा GHI। R1 के पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं है, R2 चेंज हो रहा है R3 के पास और R3 चेंज हो रहा है R1 के पास, तो यहाँ ABC इस कंडीशन में हो जाएगा आपका DEF। तो यहाँ से हो जाएगा आपका -1 इंटू -1, अगेन माइनस हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2। यह डिटर्मिनेंट का एक प्रॉपर्टी होता है। ऐसे ही इसका थर्ड प्रॉपर्टी है आपका डिटर्मिनेंट का, इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ वन रो, ब्रैकेट में हम कह सकते हैं कॉलम, वन रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर multiplied by the same number k, the value of the new determinant is k times the value of the given determinant। कहता है कि यदि कोई डिटर्मिनेंट है आपका, इसमें जैसे मान लीजिए KA है, KB है, C है और D है। इस डिटर्मिनेंट में आप यदि k को कॉमन करते हैं कोई वन रो से या वन कॉलम से, कहता है इफ़ ऑल द एलिमेंट ऑफ वन रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर मल्टीप्लाई बाय द सेम नंबर k, द वैल्यू ऑफ द न्यू डिटर्मिनेंट इज k टाइम्स द वैल्यू ऑफ द गिवन डिटर्मिनेंट। तो आप यदि k इससे कॉमन कीजिएगा तो ये जो वैल्यू होगा ये पूरे डिटर्मिनेंट के मल्टीप्लाई में के बाहर होगा। ठीक है, आप k को कॉमन कर सकते हैं। ऐसे ही कोई डिटर्मिनेंट है आपका, यहाँ से PA, PB और यहाँ से C है और ये D है, तो P आप इसके रो से यदि कॉलम कॉमन करते हैं तो A, C, B और ये आपका D हो जाएगा। मतलब ये डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट में ये वैल्यू चला आएगा। यदि कोई वैल्यू कोई रो में हो या कोई वैल्यू कॉलम में हो तो उसका वो वैल्यू निकल के वो डिटर्मिनेंट से बाहर आ जाता है। अगला प्रॉपर्टी है आपका प्रॉपर्टी नंबर 4, इफ़ टू रो और ब्रैकेट में हम कह सकते हैं कॉलम ऑफ द डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, देन डिटर्मिनेंट विल बी 0। कहता है यदि कोई डिटर्मिनेंट है यहाँ पर A, B, C, D, E, F और A, B, C हो गया, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि R1 बराबर क्या है R3, तो दैट इम्प्लाइज ये डिटर्मिनेंट आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा इस कंडीशन में। ठीक है, ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। अगला इसका प्रॉपर्टी नंबर 5 हो जाएगा। ये सब इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये सब प्रॉपर्टी आपको क्वेश्चन बनाने में काफ़ी हेल्प आपको प्रोवाइड करेगा डिटर्मिनेंट के। कह रहा है इन अ डिटर्मिनेंट
द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो, और ब्रैकेट में हम लोग कह सकते हैं कॉलम, विथ द कोफैक्टर, विथ द कोफैक्टर, आप इसको लिख सकते हैं कोफैक्टर, विथ द कोफैक्टर ऑफ द corresponding element of the corresponding element of any other row और कॉलम इज 0। कोई डिटर्मिनेंट है आपका, देखिए प्रॉपर्टी क्या कहता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। इस डिटर्मिनेंट में हम लोग किसी पार्टिकुलर एलिमेंट का हम लोग कोफैक्टर निकालते हैं, मतलब या तो कोई रो का निकालिए या तो कोई कॉलम का निकालिए। जैसे हम लोग ले लेते हैं कोफैक्टर, कोफैक्टर ऑफ डी इक्वल टू डी ले लिए, हम लोग ले लिए कोफैक्टर ऑफ ई इक्वल टू हम लोग ले लिए ई, और हम लोग ले लिए कोफैक्टर ऑफ एफ इक्वल टू एफ। मान लीजिए कोफैक्टर डी का निकाले और डी के बराबर है। डी का कोफैक्टर कैसे निकाला जाता है, तो कोफैक्टर के लिए हम फार्मूला बताए हैं, आपको अभी बताए हैं, -1 का पावर आई प्लस जे इंटू क्या बताया गया है, माइनर बताया गया है, ये आपका कोफैक्टर निकालने के लिए। तो ये पार्टिकुलर स्मॉल डी, स्मॉल ई और स्मॉल एफ जो है ये आपका R2 का एलिमेंट है। तो इस एलिमेंट में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से जब आप इसका प्रोडक्ट लीजिएगा तो ये प्रोडक्ट जो है आपका D इंटू डी प्लस E इंटू ई प्लस F इंटू एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कह रहा है कि इफ़ द डिटर्मिनेंट द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम विथ द कोफैक्टर ऑफ द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, जो एलिमेंट का आप कोफैक्टर निकालते हैं उससे आप उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कीजिएगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तब उस कंडीशन में जो वैल्यू होगा डिटर्मिनेंट का वो क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका प्रॉपर्टी कह रहा है। हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर हम लोग 6 देखते हैं। कह रहा है इफ इन अ डिटर्मिनेंट each element in any row or column consist of the sum of two term, then the determinant can be expressed as the sum of two determinant of the सेम ऑर्डर। ठीक है, कह रहा है कि देखिए यहाँ पर कोई डिटर्मिनेंट है आपका, ये डिटर्मिनेंट है, इस डिटर्मिनेंट में जैसे कोई वैल्यू है आपका a1 प्लस अल्फ़ा 1, यहाँ से आपका a2 प्लस अल्फ़ा 2, यहाँ a3 प्लस अल्फ़ा 3 है, या b1 है, b2 है, b3 है, यहाँ c1 है, c2 है और c3 है, ये डिटर्मिनेंट है।
तो इस डिटर्मिनांट को आप चाहिएगा तो इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 आप प्लस यहाँ से हो जाएगा आपका α1 α2 α3, यहाँ से B1 B2 B3, यहाँ C1 C2 C3। बात समझें? मतलब ये जो डिटर्मिनांट है, इस डिटर्मिनांट को दो डिटर्मिनांट के सम के टर्म में आप लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए यदि प्लस है तो हम लोग ये प्लस सिंबल का यूज करेंगे, यदि बीच में तीनों यदि माइनस रहता तो यहाँ माइनस यूज करेंगे, बीच में तीनों प्लस रहेगा तब प्लस का यूज करेंगे। और यदि यहाँ प्लस यहाँ माइनस यहाँ प्लस रहेगा तब आप नहीं यूज कर सकते हैं। अल्टरनेट दो निगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव इस तरह का यदि एक्सप्रेशन रहेगा तब आप उसमें दो डिटर्मिनांट के फॉर्म में आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं, आप तभी कर सकते हैं। अगला प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं डिटर्मिनांट में। डिटर्मिनांट के प्रॉपर्टी से क्या होता है, आपको क्वेश्चन के सॉल्यूशन का जो है ना करने में आसानी मिलता है। इफ़ टू द एलिमेंट ऑफ अ रो or column of a determinant are added m times the corresponding element of another row or column, the value of the determinant thus obtained is equal to the value of the original डिटर्मिनांट। देखिए कहता क्या है, जैसे कोई डिटर्मिनांट है आपका A B C D E F G H I, हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि आप कहते हैं कि R1 को चेंज कीजिए R1 प्लस लेमडा R2, ठीक है, तो R1 को चेंज करना है तो यहाँ से डेल इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये R1 है ये R2 है, तो यहाँ से A प्लस लेमडा D हो जाएगा, B प्लस लेमडा E हो जाएगा, यहाँ से C प्लस लेमडा F हो जाएगा, D E F, ये G ये H ये I हो जाएगा। ये आपका डिटर्मिनांट हो जाएगा। कह रहा है इफ़ टू द एलिमेंट ऑफ द रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनांट आर एडेड m टाइम्स, हम लोग यहाँ लेमडा ले लिए हैं, m टाइम्स द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ अनदर रो और कॉलम, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनांट thus obtained is equal to the value of the original डिटर्मिनांट। ये आपका ओरिजिनल डिटर्मिनांट के वैल्यू के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, अब हम लोग करते हैं, ये आपका 7 प्रॉपर्टी है, सातों प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद हम लोग जो है डिटर्मिनांट का हम लोग प्रोडक्ट लेते हैं। नेक्स्ट टर्म है प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनांट। प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनांट, जैसे कोई del1 है आपका A B C D E F G H I, ये आपका del1 है। हम एक del2 डिटर्मिनांट लेते हैं P Q R S T U V W X। ठीक है, तो हम लोग यदि del1 इंटू del2 करते हैं तो डिटर्मिनांट का जो हम लोग प्रोडक्ट लेते हैं
दो फॉर्मेट में लेते हैं। पहला हम लोग जो लेते हैं रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन। रो कॉलम का मल्टीप्लिकेशन से हम लोग यदि डिटर्मिनेंट लेते हैं तब जो डिटर्मिनेंट आपका होगा, इसको आप यदि सपोज करते हैं, आप इसको R1 लेते हैं, ये आपका R2 हो गया, ये आपका R3 हो गया, ये C1, ये C2, ये आपका C3 हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, R1 को C1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, R1 C1। R2 को C1 से करते हैं तो क्या मिलेगा, R2 C1। ऐसे ही आपका R3 C1 हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, फिर R1 को मल्टीप्लाई करते हैं C2 के साथ, ऐसे ही R2 को मल्टीप्लाई करते हैं C2 के साथ, ऐसे ही R3 को मल्टीप्लाई करते हैं C2 के साथ। फिर हम लोग R1 को C3 के साथ उठाते हैं, R1 C3, यहाँ से R2 C3, यहाँ से R3 C3। ऐसे हम लोग इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन। एक रो को एक कॉलम के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम लोग इसमें देख सकते हैं, ये तो हुआ रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन। हम लोग नेक्स्ट इसमें देखते हैं, वो भी मल्टीप्लिकेशन ही होता है। इसको हम लोग बोलते हैं इस कंडीशन में रो बाय रो मल्टीप्लिकेशन। अब इसमें रो को रो से मल्टीप्लाई कीजिए, रो बाय रो मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं हम लोग, जैसे ये R1 है तो R1 डैश ले लीजिए, ये R2 डैश ले लीजिए, इसको R3 डैश ले लीजिए। तो डेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपको सबसे पहले क्या करना होगा, R1 को मल्टीप्लाई करना होगा आपको R1 डैश से, R2 को मल्टीप्लाई करना होगा R1 डैश से, R3 को मल्टीप्लाई करना होगा R1 डैश से। अब ऐसे ही जो है पुनः R1 को मल्टीप्लाई करना होगा आपको R2 डैश से, R2 को मल्टीप्लाई करना होगा R2 डैश से, R3 को मल्टीप्लाई करना होगा R2 डैश से। ऐसे ही R1 को मल्टीप्लाई करना होगा R3 डैश से, यहाँ R2 को मल्टीप्लाई करना होगा आपको R3 डैश से, ऐसे ही R3 को मल्टीप्लाई करना होगा R3 डैश से। तो इसको बोलते हैं रो बाय रो मल्टीप्लिकेशन। एक रो को एक रो के साथ हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं रो बाय रो मल्टीप्लिकेशन। ऐसे ही इसके हम लोग अगला एक प्रॉपर्टी देखते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आपका प्रॉपर्टी होता है। इसको हम लोग बोलते हैं क्राइमर्स रूल। क्या बोलते हैं, क्राइमर्स रूल। क्राइमर्स रूल जो होता है ये अप्लीकेबल होता है, हम इसको कह सकते हैं इट इज एप्लीकेबल फॉर n वेरिएबल। n वेरिएबल, यदि n वेरिएबल है मतलब n अननोन है आपके पास, तब उसके लिए भी ये क्राइमर्स रूल काम करता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ मैक्सिमम हम लोग जो है ना 3 ऑर्डर तक देखते हैं, जैसे आपका A1x, ठीक है, आपका A2y और A3z इक्वल टू A4, यहाँ से B1x, B2y, B3z इक्वल टू B4, C1x, C2y, C3z इक्वल टू C4। ठीक है, तो हम लोग इस डिटर्मिनेंट के वैल्यू को यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, हमारे पास जो है x, y और z 3 वेरिएबल है। तो इस वेरिएबल को हम लोग फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्रेमर्स रूल का यूज करते हैं। हम लोग यहाँ पे कह रहा है इट इज़ अप्लीकेबल फॉर n वेरिएबल। यहाँ पर x, y, z 3 वेरिएबल है, तो ये 3 वेरिएबल के लिए भी काम करता है, 2 वेरिएबल के लिए भी काम करता है, और ये nth वेरिएबल तब के लिए काम करता है। तो हम लोग यहाँ पे 3 वेरिएबल का जो रूल होता है वहीं आपको 4 में काम करेगा, 5 में काम करता है। तो हम लोग इसको डिटर्मिनेंट फॉर्मेट में इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो सबसे पहले आप डेल निकाल लीजिए। तो डेल में क्या करते हैं, तो यहाँ से हम लोग इसका कोफिशिएंट लेते हैं A1, B1, C1, यहाँ से A2, B2, यहाँ से C2, यहाँ से A3, B3, C3, ये आपका डेल हो गया।
ऐसे ही आप एक डेल 1 ले लीजिए। तो डेल 1 में हम लोग किसको कंसीडर करते हैं, यहाँ से A4 B4 यहाँ से C4, इसमें हम लोग ले लेते हैं A2 B2 C2, ये हो जाएगा A3 B3 C3, ये आपका डेल 1 हो गया। ऐसे ही आप निकाल लीजिए इसमें डेल 2, तो डेल 2 का जो वैल्यू हो जाएगा आपका, यहाँ से हो जाएगा आपका A1 B1 C1, ये हो जाएगा आपका A4 B4, ये हो जाएगा आपका C4, ये हो जाएगा A3 B3, ये हो जाएगा आपका C3। ऐसे ही आप डेल 3 निकाल लीजिए। तो डेल 3 में हम लोग निकाल लेते हैं A1, यहाँ से हो जाएगा आपका B1, ये हो जाएगा C1, यहाँ से हो जाएगा A2 B2 और ये हो जाएगा आपका C2, ये हो जाएगा आपका A4, ये हो जाएगा आपका B4 और ये हो जाएगा आपका C4। अब यहाँ से देखिए इसका रूल यही होता है, देखिए x इंटू डेल बराबर डेल 1, y इंटू डेल बराबर डेल 2 और z इंटू डेल इक्वल टू आपका डेल 3। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग जैसे x का वैल्यू निकालना है तो x इक्वल टू क्या करते हैं, डेल 1 बाई डेल, तो डेल नीचे सब में रहेगा तो डेल 1, तो डेल 1 क्या है आपका, डेल 1 ये है। तो यदि x का वैल्यू निकालना है तो x के कोफिशिएंट के जगह हम लोग कांस्टेंट का कोफिशिएंट यूज करते हैं। देखिए डेल 1 लिखना आसान काम है। अब यहाँ पे देखिए आपको y2 निकालना है, तो y2 के लिए क्या निकालना है, डेल 2 बाई डेल, तो y2 निकालना है तो y के कोफिशिएंट के जगह हम लोग क्या रखते हैं, इसमें कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट ले लेते हैं। अब ऐसे ही जो है इसमें z निकालना है, तो z बराबर क्या है आपका, डेल 3 बाई डेल, तो डेल 3, तो डेल 3 में जो है z के जो कोफिशिएंट है उसके जगह हम लोग कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट का यूज करते हैं। तो यहाँ से आप जो है इजीली जो है x y z को हम लोग निकाल सकते हैं। क्राइमर्स रूल से जो है हम लोग सॉल्यूशन के एग्जिस्टेंस का भी हम लोग पता कर सकते हैं। यदि डेल का वैल्यू आपका 0 हो जाएगा तो इसके पास क्या हो जाएगा, इन्फिनिट सॉल्यूशन होगा, यह सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं कि सॉल्यूशन कंसिस्टेंट कब होता है, सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट कब होता है, और बाकी उसके प्रॉब्लम को हम लोग जो है उसमें देखेंगे कि उस पर जो है किस तरह से प्रॉब्लम आपको यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में पूछता है। ठीक है, तो हम लोग लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, आप लोग जो है वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपको कोई दिक्कत होगा कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। जय हिंद मेरे दोस्तों।